जिसको हर रोज 100 से 150 किलोमीटर अप डाउन करना है। हाँ, उसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ, ड्राइविंग की बात कर लो, ब्रेक्स की बात कर लो, हैंडलिंग की बात कर लो, बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो, जो मजा इसमें आता है ना भाई, मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी में आ सकता है। हाँ, जैपनीज को निकाल दो, कोरियंस को निकाल दो, हाँ उसके बाद दोस्तों ये बात गांठ बांध लेना, अगर टाटा की कोई भी गाड़ी ले रहे हो, ऐसे कैसे हम मतलब मान लें कि देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरे पास देखो ऑल्टो, तो टाटा वाले ऐसे देखेंगे आपको ऐसी वाली नजर से कि आपसे सारे पैसे छीन लिए जाएं। भाई जब 3.5 लाख रुपए गाड़ी लेने के बाद काम हो चुका है, ठीक है, और ये सब काम वारंटी में हुआ ना? वारंटी में हुआ है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास टियागो ईवी है और ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल पुरानी है और ऑलमोस्ट ये 50 से 60 हजार किलोमीटर चल चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर करने वाले हैं। मेरे पास सवाल आते हैं कि भाई ईवी लें या न लें, या ईवी लॉन्ग टर्म में कैसी परफॉर्म करने वाली है, और भी कई सारे सवाल आते हैं चार्जिंग से रिलेटेड, लॉन्ग ट्रिप कैसी मार सकते हो, टाटा की सर्विस कैसी रहती है। तो ऑलमोस्ट ये सभी जितने भी सवाल हैं मैंने आज लिख के रख रखे। 10 से 15 सवाल हैं जो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। सारे सवालों के जवाब जिसने इस गाड़ी को यूज किया है उससे खुद पूछेंगे हम कि भाई कहां कहां क्या क्या इशू आए। तो अब भाई बुलाते हैं ओनर को और फिर सारी बातें डिटेल में करते हैं एक एक करके। तो भाई आ जाओ। और सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे। नहीं ऐसा कोई बात नहीं भाई, आपका एक्सपीरियंस जो है हमारे चैनल के लिए बहुत मायने रखता है। दरअसल हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे मतलब चाहने वालों और देखने वालों का सवाल था कि भाई ईवी के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए जो यूज कर रहा हो ईवी को पर्टिकुलर, और जो हर कंडीशन से गुजर चुका हो, इसलिए मैंने आपको इन्वाइट किया। बिल्कुल आप स्टार्ट करें, मैं आपको सब चीज बताता हूँ। तो भाई आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दो यूजर्स को। भाई मेरा नाम सौरभ है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। नंबर आप देख सकते हो, सर्च करोगे यूपी बुलंदशहर का जो है निकल के आने वाला है। ये गाड़ी मैंने 2023 में परचेज करी थी, टियागो ईवी एक्सटी लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है। लॉन्ग रेंज की बात करोगे तो बेस वेरिएंट यहाँ से जो है स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया इस गाड़ी को। तो यही है, बाकी मैंने चला अच्छी खासी ली, लगभग 60,000 चलने वाली है। देखो मैंने कुछ सवालों के जवाब लिख कर रखे हैं और 10 से 15 सवाल हैं, उनके जवाब एक एक करके सौरभ से लेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि आपने कब ली गाड़ी? वही कब ली वो मैंने बता ही दिया, 2023 में खरीदी थी और आई थिंक 7वां महीने में जो है रजिस्टर्ड कराई है गाड़ी। एक्सटी वेरिएंट है लॉन्ग रेंज के अंदर। दूसरा सवाल आपसे यही है कि आपने क्यों चूज की, खासतौर पे ईवी क्यों चूज की? भाई देखो, ऐसा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि ईवी लेते हैं। प्लान ये था कि गाड़ी चेंज करनी थी। इससे पहले मेरे पास ऑल्टो 800 थी, वो सेकंड हैंड मैंने जो सेकंड हैंड मतलब घर वालों ने खरीदी थी, मैंने तो गलत ही बोल रहा हूँ मैं अभी, ज्यादा वो ठीक नहीं है। हाँ, तो वो गाड़ी खरीदी, 90,000 किलोमीटर चला ली, फिर उसमें जो है बहुत सारी दिक्कतें बनने लगी। फिर डिसाइड किया कि गाड़ी जो है चेंज करते हैं या अपग्रेड करते हैं। ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो थोड़ा सा पॉकेट पे जो है भारी ना पड़े और थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। तो फिर कई सारी सीएनजी गाड़ियां थी, वो भी देखी, कंपनी फिटेड वाली। 10 लाख से सारी जो है पार जा रही थी, कहने का मतलब ये ऑरा वगैरह मिल रही थी। बट उसके कुछ दिन बाद ही ऐसा प्लान चल रहा था, लगभग 1-1.5 महीने प्लान चला। उसके बाद एकदम जो है इसकी एंट्री होती है ईवीज की छोटे सेगमेंट में। नेक्सॉन वगैरह तो पहले भी आ रही थी बट वो बहुत महंगी थी, 17-18 लाख जा रही थी। तो इतना जो है बजट नहीं था, 10 के 11 के बीच में बजट था। तो ये लॉन्च हुई, फिर थोड़ा सा देखा, फरवरी में लॉन्च हुई, 7वें महीने में जाके देखते देखते तो इस पे ऐसे प्लान बना। ऐसा कोई भी नहीं था कि भाई हमें ईवी लेनी है। 2 रिक्वायरमेंट थी, एक तो थोड़ा सा पैसे अपने जो है पॉकेट पर हल्की पड़े, और दूसरा यही है कि एवरेज वगैरह ज्यादा दे दे, दिक्कत ना दे, वो वाली चीज। ये 2-3 चीजें थी। और अगर ईवी की बात करें तो जो आपका पॉकेट या बजट था उसमें शायद ये इकलौती गाड़ी आती है, यही फिट हो रहा था। वेरिएंट इससे ऊपर एक वेरिएंट और आता है, लगभग 70,000 महंगा था। हाँ। बट वो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था। 70,000 एक थोड़ा सा ये भी था मन में कहीं ना कहीं, यार ईवी पे पैसा डाल रहे हैं, 11 लाख रुपए डाल रहे हैं, ऑलरेडी कहीं मार्केट में इतनी थी नहीं। ये लगा लो, अगर आप ईवी का वो देखोगे ना पूरा, तो कहीं ना कहीं टियागो का बहुत बड़ा रोल है कि ज्यादा लोग जो खरीदने रहे। नेक्सॉन भी खरीद रहे थे पर हर एक का बजट नेक्सॉन वाला नहीं होता है, तो वो चीज। तो देखो रिस्क लिया थोड़ा सा। अब ये है कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइस में ये है फुलफिल कर रही है। मतलब कितने की पड़ी थी उस वक्त, कितने की पड़ी थी आपको ये ऑन रोड 11 से थोड़ा सा कम था, या तो 10-90 के आसपास की थी, जिसमें 2 एक्सेसरीज ली थी। बाकी एक्चुअल जो गाड़ी का कॉस्ट है वो 10,24,000 एक्स शोरूम, 35,000 के समथिंग का इंश्योरेंस था अपना। बाकी रजिस्ट्रेशन यूपी में आपको पता है ईवी इस गाड़ी पे लग नहीं रहा था, तो वो भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया। नंबर प्लेट वगैरह के कॉस्ट से ऐसे करके 10,90,000 के आसपास की पड़ी थी। सौरभ एक सवाल और आता है, बहुत सारे यूजर्स हमें भेजते हैं
कि भाई सब्सिडी का क्या चक्कर है, कुछ मिली या नहीं मिली इसमें भाई सब्सिडी? ये गाड़ी मैंने ली ना, पहले तो ये लगा लो 2 महीने तक इस गाड़ी का जो है ना रजिस्ट्रेशन ही पेंडिंग पड़ा हुआ था, मतलब कंपनी वो नहीं कर रही थी। अभी जैसे हमारा ये जो है ये वाला एरिया जो है उसमें आ गया है एनसीआर में। हाँ। तो वहां पे जो है ना वो क्या नाम है अपना जो पार्किंग वाला वो है ना एफिडेविट जैसा रहता है शायद, तो वो मांग रहे थे, उसकी वजह से भाई डिले होता रहा, तो जो है फॉर्म भरने में लेट हो गए। जो सब्सिडी वाला फॉर्म है उन्होंने भर तो दिया था, पर जब तक नंबर नहीं आ रहा था वो अप्रूव नहीं हो रही थी, नंबर वहां पे चढ़ ही नहीं रहा था गाड़ी का। तो उसमें बहुत दिन डिले हुआ, ये लगा लो 1 साल बाद सब्सिडी आई इस गाड़ी की। अच्छा, ये आपके सामने मैं मतलब सच बता रहा हूँ, सब्सिडी के लिए 1 साल वेट करना पड़ा। मतलब 1 साल लग गया पूरा सब्सिडी आने में अकाउंट में। तो जब ये अपनी गलती से आई थी या शोरूम वालों की गलती से आई थी या फिर? अब भाई ये मिक्स गलती, देखो थोड़ा गवर्नमेंट की भी, अब एनसीआर में आ गया, पता नहीं था, क्योंकि ये गाड़ी मैंने ली है अलीगढ़ से। अच्छा, और हमारे यहाँ पे इसका कोई शोरूम है नहीं, या फिर हाँ। मुझे नोएडा वगैरह जाना पड़ता। तो ये लगा लो थोड़ा सा वो भी डिस्ट्रिक्ट का और थोड़ा सा वो भी मिसमैच हो गया, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। आप किसी की गलती तो बोल नहीं सकते, बट हाँ आ गई, मतलब ओवरऑल ये है कि आ गई तो बहुत अच्छी हाँ बात है। आ गई, ये सबसे बड़ी बात है। सब्सिडी कितनी आई थी इस पे ये और बता दो थोड़ा सा। ये देखो 1 लाख सवाल, रुपए आई थी भाई। 1 लाख आई थी। हाँ चलो मतलब भाई चाहे आप कोई सी भी गाड़ी ले लो 1 लाख फिक्स है मतलब। तो दोस्तों ये भी क्लियर करवा दिया भाई, टियागो के ऊपर 1 लाख सब्सिडी भी आ गई थी, ठीक और है। अभी भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है बंद हो गया, अभी भी कुछ बोल रहे हैं कि आ जाती है जो हाँ, लोग ले रहे हैं ना। हाँ। तो वो तो देखो अब भी आपको, अगर आप डिसाइड करते हो या इसे सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो ईबी को, तो अब भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और इवन इस पे नहीं, टियागो पे नहीं, बाकी जितनी भी ईबी कार है सभी के ऊपर बात हो रही है ये तो। अब देखो 2-3 सवाल और हैं। सबसे पहले ये बताओ, ये गाड़ी चला कितनी दी आपने? इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, और ये गाड़ी 60,000 से थोड़ी सी कम है, एग्जैक्ट देखोगे 57,000 के आसपास है। ठीक है, ठीक ये है। चला दी और हमने। ये बताओ 57,000 ऐसा तो नहीं है कि आपने सिटी में चला दी हो? क्योंकि लोग तो बोलते हैं भाई ये सिटी के हिसाब से गाड़ी है, क्या आप भाई, इसे सिटी से बाहर भी लेके मैं गए? आपको ऑनेस्ट बताऊं एक चीज, हाँ, जब हम गाड़ी ले रहे थे ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये हमारी सेकेंडरी कार है, हाँ, हाँ। तो ये गाड़ी हमने ली इसलिए थी कि भाई हम सिटी में चलाएंगे। अच्छा, बट आज का दिन ऐसा है कि जो हमारे पास मेन प्राइमरी कार है जो बाहर ले जाने के, वो वही खड़ी रहती है, सबसे ज्यादा ये चलती है। मतलब अब ये बची नहीं सिटी के लिए, अब ये हर जगह जाती है। चाहे आप लंबा ट्रैवल की बात करो, पहाड़ों की बात कर लो, सिटी में चलानी है, दिल्ली ले जानी है, कहीं लखनऊ इनफैक्ट लेके जानी है, तो भाई यही चलती है, वो गाड़ी खड़ी रहती है। कभी मेजोरिटी केस में ये चार्ज वार्ज नहीं है या लाइट नहीं आई, कभी कभी एक आध बार हो गया है लाइट वाला, तो सीन कम। बट जैसे टाटा है थोड़ा सा अनरिलायबल वाला, जब आप पूछोगे मैं बता दूंगा, तो तब तो भी एक आध बार ले गए उसे, अदरवाइज सबसे ज्यादा ये चलती है भाई, मजा ही इतना आता है इसको चलाने में। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ। एक बात बताओ, इससे अब तक पहाड़ों पे कितनी ट्रिप मार दी आपने? जितना मुझे याद है भाई 7 ट्रिप तो मैं मार चुका हूँ इससे। 7 ऑलमोस्ट। हाँ, कहाँ की है मेजर ट्रिप, कहाँ की है? मैंने इससे नैनीताल 2 बार कर दिया, हाँ। हल्द्वानी 2 बार कर दिया, मनाली 3 बार कर दिया, शिमला 2 बार कर दिया, और स्पीति 1 बार किया है। अच्छा, हाँ, जिस्पा तक हाईएस्ट लेके गए, उसके बाद थोड़ा सा बैरिकेटिंग वगैरह थी, वहां जा नहीं पाए, और थोड़ा सा वहां पे चार्जिंग वगैरह का भी इंफ्रा थोड़ा सा वीक है। वहां पर रुकते तो और भी जा सकते थे, बट जब आगे अलाउड नहीं था तो फिर हम वापस लौट के जो है आ एक गए। सवाल और आता है। देखो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि आप ले तो गए इतनी लंबी, ठीक है, क्या चार्जिंग के बीच में भी इशू आए, और एक सिंगल चार्ज में ये चल कितनी जाती है ये भी बता दो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो सिंगल चार्ज वाला तो सीन है, अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा ना, तो ये जो है ना थोड़े से आपको अलग लग रहे होंगे, ये इस गाड़ी के अंदर आते नहीं है, एलॉय नहीं आते ना इसके अंदर, एलॉय भी नहीं आते, और टायर भी छोटा मैं आता है। पूछने वाला था आपसे हाँ। ये बात। तो ये जो है, जब ये स्टॉक थी, जो कंपनी जो दे रही है 14 इंचेस का टायर और स्टील व्हील, उस टाइम पे 210 से 215 के बीच में मुझे एक्चुअल रेंज 80 की स्पीड से एसी के साथ मिलती थी इसके साथ। मतलब 200 से 210? हाँ, इसके बीच में आप एसी चलाओ और 80 से 85 की स्पीड पे चलाओ, कांस्टेंट आपको रेंज मिलेगी। और ये वाले लगाने के बाद? इसके बाद थोड़ा सा यहाँ दुखता है थोड़ा सा। अब इसकी रेंज अगर आप बहुत ही प्यार से चलाओगे, मतलब 70-75 के बीच में, तब तो आपको मिल जाएगी 180 से 190 के बीच में। अगर आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा भगाता हूँ, तो भाई कभी कभी तो 140 पे भी अटक जाती है। तो मतलब यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान वाली बात हो गई भाई ना। गलती हो गई थोड़ा सा। मैं तो कंफर्ट के चक्कर में अपग्रेड कराई थी, क्योंकि जो इसके अमेजर एक्सपी वाले टायर थे ना, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी कई बार बताया भाई, वो बहुत ही घटिया टायर है। और टाटा को भी अब समझ में आ गया, अब जितनी भी आपने देखी ना नई वाली जो आ रही है, उसमें भी उन्होंने टायर चेंज कर दिए, एमआरएफ दे रहे हैं। तो वो टायर 35,000 40,000 भी नहीं चले थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा फिर डिसीजन हल्का सा गलत हो गया। तो अब देखो जब तक चला रहे हैं इसको। तो देखो जो भी यूजर्स देख रहे हैं ना वीडियो, मैं उनको क्लियर बता देता हूँ भाई, ईबी गाड़ी के अंदर टायर टायर साइज आप चेंज करा रहे हो तो बहुत सोच समझ के भाई कराना। टायर साइज तो बहुत सोच समझ के कराना, बहुत सोच समझ के कराना। रेंज पे इफेक्ट 101% पड़ने वाला आपका है। देखो पेट्रोल और डीजल पे फिर भी 1-2 किलोमीटर का पड़ता है, इस पे अच्छा खासा पड़ जाता है। सुन लेना दोस्तों, ये भाई
आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं मैं सकता तो है। यही अपने जितने भी भाई बंधु पूछते हैं ना, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई मत कराओ, छिड़वाओ मत, जो स्टॉक आ रहे हैं ना वही चलाओ। ये गलती है सौरभ भाई की, मुझे भाई लग रहा है ये गलती इसलिए है। इसलिए अब ये है कि मैंने सेकंड हैंड मार्केट में पता किया था, इन टायरों के भाई 50% रेट दे रहे हैं। अब ये मैंने इतने महंगे टायर डलवाए थे, वो यो क्या नाम है, कॉन्टिनेंटल के टायर हैं, कॉन्टिनेंटल के। तो थोड़ा सा फिर यही है कि आप जब तक चला रहे हैं, जो भी चलेंगे अब चलाएंगे भाई। हाँ, अब एक सवाल और रह गया, मैंने पूछा था आपसे, आप भूल गए शायद। हाँ बताएं। इसे अगर लॉन्ग ट्रिप पे वहां तक ले गए तो चार्जिंग कितनी जगह करनी पड़ी और क्या क्या हाँ, इशू आए? आपने रेंज वाली बात तो मैंने बता दी थी। अब जैसे अगर आप मनाली जाते हो, हाँ। तो जहां से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है यूपी 13 की, बुलंदशहर से अगर आप चलते हो तो लगभग 626 के आसपास पड़ती है। 4 बार आपको करनी पड़ेगी, मतलब कहने का एक घर पे 3 बार बाहर करोगे, आप मनाली में आराम से घूम फिर लोगे, सब चीज रात को वहां पे लगा दो। तो इस मैंने जैसे प्लान किया था मैं वो बता रहा हूँ, तो 3 बार चार्ज करते हो आप मनाली पहुंच जाते हो। 3 बार चार्ज करके मनाली पहुंच घर जाते पे हैं। 100% चार्ज होनी चाहिए आपकी। घर पे कितना खर्चा आता है चार्ज करने का? घर पे जैसे अगर आप एनसीआर वाले रीजन की बात करोगे, थोड़ा सा कॉस्ट कम है, कहीं कहीं जगह थोड़ा सा ज्यादा भी है, हाँ जैसे हाँ। महाराष्ट्र वगैरह साइड, तो थोड़ा सा इसको इंक्लूड मत करना। अगर आप मुझसे एक्चुअल पूछोगे तो 6.5 रुपए पड़ती है हमें यूनिट, थोड़ा सब्सिडी वगैरह भी अच्छा मिल अच्छा। जाती है, क्या नाम है, एनसीआर की वजह से थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाती है। तो 6.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 24 को, तो 170 रुपए में फुल चार्ज हो जाती है मेरे घर पे। मतलब घर पे 170 रुपए में ये आपकी 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल जाती है। हाँ हाँ, 200 से ज्यादा ही देगी, मतलब 200 आप मिनिमम मान के चलो, अगर आपने 90-100 भी चला दी स्टॉक टायर के साथ, तो 200 तो देगी एसी के साथ। तो इसका मतलब तो ये हुआ आपका 2 रुपए किलोमीटर से भी कम पड़ रही है। ये घर पे चलाते हैं तो 0.7 पड़ती है। 0.7 पड़ती है। हाँ। अब यही कंडीशन हम बाहर की ले लेते हैं, मनाली जा रहे हो, 3 बार आप चार्ज कर रहे हो रास्ते में, तो देखो 3 बार चार्ज करने का क्या कॉस्ट पड़ता है और ऑलमोस्ट वहां कितने रुपए यूनिट जाती है, इस सब के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ बाहर चार्जिंग के जो है क्या चल रही है। अब देखो मल्टीपल ब्रांड्स के चार्जर बाहर लगे हुए हैं, तो ये आप थोड़ा सा प्लानिंग भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा कॉस्ट कम करनी है। अदरवाइज आप मेजोरिटी केस में देखोगे तो 18 से 20 रुपए यूनिट जो है बाहर आपको जीएसटी वगैरह लगा के पड़ जाती है। तो 520-530 में फुल चार्ज हो जाती है मेजोरिटी केस में। बट कुछ ब्रांड ऐसे हैं जैसे चार जोन वगैरह का है, या फिर आपने बीपीएल वगैरह के चार्जर देखोगे अभी पेट्रोल पंप वगैरह पे लगने, तो वो 13 रुपए ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे 300 रुपए में भी चार्ज हो जाती है। तो अच्छा। मैं ऐसा प्लान बनाता हूँ कि अगर जैसे ईवी लिए तो पैसे बचाने के लिए लिए, तो इस तरीके से प्लान करता हूँ कि मेजोरिटी टाइम थोड़ा सा पैसा बच जाए, और कब ज्यादा फंस भी रहे हैं, कभी दिक्कत है तो भाई फास्ट पे भी कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ 13 वाला 14 वाला मिल जाए, नहीं मिलता है तो फिर 18-20 वाले पे भी कर लेते हैं। तो 520 रुपए आप मोटा मोटा पकड़ के चलो, और 300 रुपए मिनिमम जो है बाहर चार्ज। अगर मैं मोटा मोटा भी पकड़ लूं और 3 बार बाहर चार्ज कर ली तो हाँ। समझ लो 1500 रुपए की बाहर चार्ज हो हाँ। गई, आपकी 170 की घर पे हो गई। हाँ तो 1500 और 170 आपके 1670 रुपए हो गए। हाँ। उसके अलावा उसके अलावा जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जिसपा जब मैं इसको लेके गया था ना विंटर स्पीति, 3000 रुपए में लौटा वापसी, और गाड़ी चली थी 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जिसमें 3000 में। हमने 300 रुपए एक बार होटल में चार्ज करी थी, और एक बार फ्री चार्जिंग मिल गई थी हमें लगभग 50% की। क्योंकि जैसे आप जाते हो ना होम स्टेज वगैरह जितने होते हैं, तो वो पैसे नहीं लेते, वो कहते हैं कोई बात नहीं हमारे यहाँ रुके हो, तो वो फ्री करवा देते, तो इस वजह से थोड़ा सा ये था। अच्छा। अगर वहां चार्ज करते हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी पड़ जाती है, वरना 3000 रुपए में हमने 1500 किलोमीटर चलाई थी, 2 रुपए किलोमीटर। देखो एक सवाल और आया था मेरे पास, कमेंट आया था, उसमें ये पूछा था कि ईवी कार को पहाड़ों पे ले जाने पे कोई ग्रीन टैक्स वगैरह देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, उसके बारे में और जो ग्रीन टैक्स है ना वो नहीं देना पड़ता, पर जो एंट्री है ना वो देनी पड़ती है। जैसे हर स्टेट की थोड़ी बहुत एंट्री होती है ना, हाँ हाँ। तो एंट्री देनी पड़ती है, बट जो ग्रीन टैक्स है वो फ्री है। चाहे आप हिमाचल चले जाओ, चाहे आप लेह लद्दाख वाला रीजन, चाहे कितना भी ये स्पीति वाला रीजन, वहां नहीं देनी पड़ती इसकी। सही तो है। ये थोड़ा सा बेनिफिट भी हो जाता है पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में। अब देखो सौरभ, सारी बात तो हो गई, ये कहाँ तक ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, क्या चार्जिंग का कॉस्ट लगा, वो सारी बातें कर ली। ठीक है। सबसे बड़ी चीज आती है, आप टाटा लेके घूम रहे हो, समझे? एक तो रिलायबिलिटी इशू, दूसरा अगर कोई इशू आता है गाड़ी के अंदर तो उसकी सर्विस का क्या रहता है भाई मैटर, वो मुझे बता दो। हल्का सा आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। आपने एक सवाल पूछा था शुरुआत में कि आपने ईवी क्यों ली थी। मैं बताता हूँ, मेरे घर वाले इसके बिल्कुल खिलाफ थे, मतलब अच्छा। किसी ने देखी नहीं थी, मैंने ही पर्सनली देखी थी। जब मैंने पहली बार चलाई ना भाई, मैं फैन हो गया था इसका। अच्छा। तो अब ये है, पैसे 11 लाख रुपए घर वाले जो है ना थोड़ा सा वो नहीं कर रहे थे कि भाई हम 9 लाख रुपए की और मिल रही थी हमें, एस वेरिएंट शायद सीएनजी में मिल रहा था, कि वो ले लेते हैं सीएनजी वगैरह डलवाते रहेंगे 2 लाख रुपए की। बट मैंने जब ये लगा लो घर वाले एग्री नहीं, वो पता है इसको किससे कंपेयर कर रहे थे, जैसे मेरा छोटा भाई है या फिर पापा है, कि वो स्पीड कितनी जाएगी, कि ऐसा तो नहीं आपने जो मार्केट में देखा उससे, मतलब उससे कंपैरिजन कर रहे थे क्या चलेगी कि नहीं चलेगी, कितना वो, मतलब बहुत ज्यादा। जब तक उन्होंने चलाई नहीं, देखी नहीं, तब तक भाई उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था।
तो आपने क्या सवाल पूछा था, मैं दोबारा आ मैं भूल गया थोड़ा सा। मैं मतलब वही टाटा की रिलायबिलिटी के टाटा बारे की में पूछ रहा था, रिलायबिलिटी, ये तो लेके जब घूमते मैंने हो। रिकमेंड करी तो घर वाले बोल रहे थे कि तो तू ले तो रहा है, कुछ भी दिक्कत आएगी तो तेरी जिम्मेदारी, क्योंकि घर वालों को तो पता नहीं था। तो मन में तो था मेरे कि भाई टाटा ले रहे हैं तो क्या होगा। अब टाटा ले ली, सब कुछ कर लिया, क्योंकि पैसे बचा रही थी, पैसे कहीं ना कहीं किसी को बुरे थोड़ी लगते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही बात है। ले ली, हफ्ता भी नहीं चली, मैं हल्द्वानी लेके गया था, इसका चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया वहीं। अरे भाई 1% पे ई रिक्शा से, जो बैटरी वाला नहीं रहता, बुलंदशहर से बांध के खुर्जा लेके आनी पड़ी ये गाड़ी। वो तो शुक्र है टू स्टेप थी उस ई रिक्शा वाले पे, भाई घर तक बांध के लेके आनी पड़ी 6 दिन बाद ही। अब आप ये लगा लो, रिलायबिलिटी तो ऐसी है। और उसके बाद भी सिलसिला रुका नहीं, उसके बाद रिलायबिलिटी में देखो इसका स्टीयरिंग रैक चेंज हो गया, एम्बिएंट सेंसर जो मीटर में बताता है ना बाहर का टेम्परेचर क्या हाँ है, हाँ। वो खराब हो गया इसका। और क्या, गन जो इसके जिससे चार्ज करते हैं ना, 2 बार खराब हो गई अब तक। और एक आध चीज और खराब हुई होगी अभी जो मुझे याद नहीं आ रही है, स्टीयरिंग रैक, चार्जिंग पोर्ट, चार्जर 2 बार, टेम्परेचर सेंसर। हाँ मेन भाई साहब 42,000 की तो वायरिंग चेंज हो गई इस गाड़ी की। 42,000 की वायरिंग चेंज हो गई। पूरे अंदर बोनट पे जितनी भी वायरिंग है ना, मेन जो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी बोनट खोल के आप दिखा देना, भाई वायरिंग खराब हो गई, इतनी चीजें चेंज करा है। रिलायबल तो ऐसी है। अब एक बात बता दो, आपने इतनी बातें तो बता दी कि ये खराब हो गया, ये बदल गई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये तो टेक्निकल इशू है, किसी भी कार में हो सकते हैं, कोई भी ईवी कार देख लो आप। ठीक मैंने है। इवन अभी कुछ दिन पहले BE6 देखी थी, रोड पे चल रही थी और हाँ। पीछे से डिजायर ने हल्की सी ठोक दी हाँ। और गाड़ी रोड पे ही बंद हो गई। वो नहीं, सब उसमें तो देखो सेंसर वगैरह बहुत ज्यादा हाँ, हैं, वो सब गाड़ियों हाँ। के साथ है, टेक्निकल इशू है। हाँ। बट उसके बाद टाटा ने सर्विस कैसी दी, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है सर्विस का। देखो मैं आपको पहली बार का बताता हूँ, फिर मिक्स बता दूंगा। जब इसका पहली बार जो चार्जिंग पोर्ट खराब हुआ था ना, तो 3 दिन में गाड़ी मुझे सही करके दे दी थी। अच्छा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस अच्छा था, पार्ट अवेलेबिलिटी जल्दी करा दी, बट थोड़ा सा कस्टमर जो वो होता है ना टेस्ट, जैसे हर ब्रांड में कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं, वो कहीं ना कहीं लैक है। अब मैंने कॉल करा कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी, क्योंकि 1% थी वहां पे, 1% थी, तो बोले कि RSA बुला दे रहे हैं। भाई RSA तो बुलाओगे, घर से गाड़ी कैसे बाहर निकलेगी, आते देखने या किसी बंदे को भेजते, कुछ नहीं। फिर यही है कि अब मैंने आपको यही बोला ना कि कस्टमर वाला टेस्ट, अब मुझे भी गाड़ी करवानी थी, क्योंकि 6 दिन पुरानी, घर वालों का पीछे से दबाव था कि भाई तूने 6 दिन में ये गाड़ी को क्या हो गया, अभी तो चली भी। इनफैक्ट 6 दिन तो आप छोड़ो, जिस दिन ये डिलीवरी थी ना, मेरे पास वीडियो नहीं बना पाया, मिस्टेक हो गई, बारिश पड़ रही थी उस दिन। मेरे को एक वीडियो मिलेगी, शायद मैंने रील बनाई थी, मैं आपको दूंगा, आप लगाना। भाई उस दिन पानी में जाते ही भाई इसमें हाई अलर्ट वगैरह सब कुछ, और गाड़ी बीच में बंद हो गई रोड पे। मतलब डिलीवरी लेके घर जा रहे हो? डिलीवरी ये बाईपास वाला है ना, जो अलीगढ़ से खुर्जा के लिए जो जाता है, बीच बाईपास पे बंद हो गई, मेट्रो सॉरी रेलवे लाइन के पास। भाई मैं तो परेशान हूँ, पापा मेरे को देखे कि भाई ये इसको क्या हो गया गाड़ी को। और थोड़ा सा उनका मन तो था नहीं, मैंने आपको बताया कि ईवी लेते हैं, ईवी लेते हैं, तो भाई मतलब मेरे को ऐसे देख रहे कि यार मैंने पैसे डुबा दिए, वो वाली चीज। फिर टाटा वालों को कॉल करा, वो आए, पर ये है कि वो मतलब ऐसा टेक्निकल एरर या तो ये लगा लो पता नहीं क्या ही था, तो उन्होंने जो बोला वो बता देता हूँ कि बैटरी का तार ढीला था, इस वजह से वो टाइट कर दिया, सही हो गई। तो ये, और दूसरा जब चार्जिंग पोर्ट वाली आई होके 3 दिन में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग रैक वाली दिक्कत आई तो पहले थोड़ा समझाना पड़ता है, टाटा वालों को दिक्कत है, सब देखेंगे, ऐसा नहीं है एक बंदे की मान लेंगे, पूरा स्टाफ मिलकर देखेगा कि दिक्कत क्या है गाड़ी के अंदर। एक्चुअल में दिक्कत है कि कस्टमर पागल बना रहा है। कस्टमर पागल तो है नहीं भाई, मुझे कोई मजा आ रहा है, मैं गाड़ी तुम्हारे यहाँ पे छोड़ के जाऊं, और फिर तो कर देते हैं। पर थोड़ा सा टाटा वाला जो अनरिलायबल फैक्टर है और सर्विस को लेके मेरी तरफ से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। थोड़ा सा करते हैं काम को, बट तुम्हें पीछे लगना पड़ता है, ऐसा वो है। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी को कभी महीने भर या 15 दिन 20 दिन छोड़ना पड़ा शोरूम के अंदर? एक बार हुआ था, वो वैसे नहीं, टाटा की गलती नहीं थी, वो एक्सीडेंटल वाला केस था। तो एक ऑटो वाले ने ब्रेक नहीं लगा, पी के चला रहा था, उसने भाई पीछे से भर के दे के मारी गाड़ी में, मतलब 10-20 की स्पीड गाड़ी होगी, 30-40 की स्पीड उसकी वाली होगी, 9-10-11 बंदे भी भर रहे होंगे, आपने देखा होगा हमारे साइड में बंदे भर के चलते हैं। तो भर के चल रहे, तो उन्हें भर के दे के मारी, उसने पी रखी थी, उसे होश भी नहीं था, ब्रेक भी नहीं लगे उसने। तो अब उसका बूट और आई थिंक बम्पर, ये 2 चीजें जो है डैमेज हो गई थी, तो मैंने छोड़ी उस पे इंश्योरेंस में। ठीक है 10 दिन लगा देंगे, 8 दिन में मिल जाएगी गाड़ी। सिचुएशन स्टार्ट हुई, 8 दिन बीते कि सर आपका डिग्गी आ गई है, डिग्गी में ये गिलेचा है वो गिलेचा है, पता नहीं उन्होंने राम कथा चालू, भाई बहुत सारी चीजें हुई बीती, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो मान सकता हूँ मैं, पार्ट अवेलेबिलिटी वगैरह हो सकता है दिक्कत आ रही हो। पहले तो उनका मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, या आप बाहर से इसको देखो, इस गाड़ी को ईवी को, और एक बार आप नॉर्मल टियागो पेट्रोल सीएनजी वाली देखना, आपको डिफरेंस दिखता है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में? नहीं, मुझे तो सेम ही लगती है गाड़ी भाई, थोड़ा पार्ट बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखो ना, मैंने 1.5 साल इस गाड़ी को रख लिया और ओनर से भी मिलता हूं मैं,
इसका बाहर का जितना भी स्किन वाला पार्ट है, बोनट, ग्लास, रूफ वगैरह, सारा मिरर वगैरह, सब कुछ नॉर्मल टियागो जैसा है। इनफैक्ट इसके जितने भी कपलर्स है ना अंदर के, मिरर्स वगैरह के जो जितने भी चीजें हैं वो सब सेम है। तो उन्होंने वहां से स्टार्ट करा कि ईवी के पार्ट अलग होते हैं, ईवी के पार्ट बाद देर में आएंगे, ईवी अभी नई है, ये फलाना ढिमक्का, निरी बात है। चलो कोई नहीं, वो मैं समझ रहा था भाई। उन्होंने गाड़ी जो है, आई थिंक यहाँ से, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये आपको अलग से लग रहा है ना, ये लग रहा है भाई ये गाड़ी उन्होंने जो है गई रियर से एक्सीडेंट में थी, उन्होंने यहाँ से दे मारी। और मैं फोन, आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर पे खड़ी थी, हाँ, और सर्विस सेंटर पे उन्होंने आगे से भी ठोक दी, आगे से भी ठोक दी। और मैं जब फोन कर रहा हूँ कि कितना काम चल रहा है, सर आपका डेंटिंग में चल रहा है। भाई मेरी गाड़ी में तो डिग्गी और बम्पर चेंज हो रहा है, डेंटिंग का कौन सा काम चल रहा है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ देखने के लिए, कि सर आप मत आना, अंदर काम चल रहा है ये। भाई मैं तो शुक्र है कि बुलंदशहर इधर ही था, अलीगढ़ में ही था, तो भाई मैं चला गया देखने। भाई मैंने फोटो वीडियो वगैरह बनाई, मैंने मैनेजर को बुलाया, मैंने तुम्हारा दिमाग खराब है इस चीज को, हाँ भाई मैं फोन कर रहा हूँ और तुम मुझसे यूं कह रहे हो गाड़ी में डेंटिंग चल रही है। गाड़ी में डेंटिंग की तो जरूरत नहीं भाई, पार्ट चेंज हो रहे हैं, डेंटिंग किस चीज की। तो फिर ये है कि फिर मैनेजर लेवल तुम्हें पता ही है कि भाई शांत हो जाओ, ये और वो करा देंगे तुम्हारे ये। और उसी टाइम पे ये लाइट भी फोड़ दी थी, ऐसा ही नहीं सिर्फ वही टूटा था, अच्छा लाइट भी टूटी थी, ये भी टूट गई। अंदर में मनाली का जो फ्लैग होता है ना, मनाली में बिकता है भाई, वो उसके 3 टुकड़े कर दिए थे। मेरे को फोटोज वगैरह मिलेंगे, मैं आपको सब दूंगा। तो बहुत ज्यादा भेजबाजी, कह रहे कि सर करा के देंगे। मैंने करा के दोगे, करा के देनी पड़ेगी। नहीं वो तो खैर उनकी गलती है, तो वो तो देंगे ये ही कह रहे कि चलाने बताते भी नहीं है। चलो कस्ट किसी से लग गई, कम से कम ये बता सर ऐसे ऐसे है, अभी नई नई है, लग गई, हम सही करा के दे देंगे। झूठ बोल रहे कि नहीं लगी तो थी नहीं टूटी तो है नहीं, पहले से ही थी ऐसी लाइट। तो मैंने भैया आगे से तुम्हारे बिल्कुल नया, एक स्क्रैच नहीं बम्पर पे, तुम कैसे कैसे कोई लाइट टूट जाएगी, लाइट पे एक सिंगल स्क्रैच नहीं। तो वो है थोड़ा सा, 45 दिन 45 दिन गाड़ी खड़ी रही थी वहां पे। भाई देखो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और टाटा वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई किसी भी कस्टमर को इस तरीके से परेशान न करो कि उन्हें 40 से 45 दिन गाड़ी अपनी सर्विस सेंटर पे तो पता है, इसलिए आप देख भी पा रहे हो फ्रंट से लगी हुई है। मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूछने वाला था, लेना ही नहीं क्लेम। अच्छा क्लेम ही नहीं लेना, बाहर भाई बाहर करा लूंगा, या ऐसी चल रही है, 45 दिन थोड़ी ना छोड़ूंगा उनके पास। ये थोड़ा सा इशू रहता है, पैसे बचाने के लिए गाड़ी लिया, चलाने के लिए, डेली का काम है, कैसे छोड़ दूं। एक चीज और बताई थी आपने शुरुआत में कि इसका चार्जर 2 बार आपने रिप्लेस कर दिया है। हाँ, जो ऐसा है, जो छोटा वाला चार्जर रहता है ना, इसके साथ इसके साथ 2 ऑप्शंस आते हैं। 3.3 जो गाड़ी हर एक गाड़ी के साथ, हर एक के साथ फ्री मिलेगा। एक ऑप्शन है अगर आप मान लो चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को फास्ट चार्ज गाड़ी चार्ज करनी है, आपकी गाड़ी और ज्यादा चलने वाली है, मान लो बहुत ज्यादा ही चला रहे हो, तो फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन आता है। मैंने लिया नहीं, 50,000 रुपए महंगा पड़ता है। तो स्टैंडर्ड चार्जिंग से ही काम चला रहा हूँ मैं। तो वो चार्जर ऑलमोस्ट जब ये 45 दिन वहां पे थी ना डीलरशिप पे, उससे पहले 2 बार आई थी गर्मियों में दिक्कत। तो चार्जर चलता रहा, फिर गाड़ी लग गई, तो 45 दिन तो खड़ी रही, मुझे पता भी नहीं पड़ा। फिर मैं गाड़ी लौटा के लेके आया, डिस्चार्ज हो चुकी थी, लगभग 45-40% पे थी। मैंने चार्जिंग पे लगाई, 50-40 हुई, फिर कट ऑफ हो गई। फिर ठंडा हो गया चार्जर, फिर चलाया, फिर चार्ज हो रही है। तो ये ऐसे कई बार करती रही। 3-4 दिन मैंने ऐसे ही निकाले। मैंने डीलरशिप पे फोन कर दिया था कि ऐसे दिक्कत आ रही है मेरे चार्जर के साथ के। तो टाटा वाले बोले कि सर ऐसा हो सकता है आपके यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट वगैरह कर रही हो, एमसी वगैरह, बिजली वाले को बुला लो। मैंने कहा भाई 1.5 साल हो लिया गाड़ी को, 45 दिन बाद आई है, मैं पागल हूँ भाई, मैं तुम्हें फोन करके जो है बोलूंगा कि भाई गाड़ी खराब हो रही है। सही बात है। तो फिर उन्होंने बंदा एक भेजा मेरे यहाँ पे, मैंने जब ज्यादा ही दिक्कत आ गई, बिल्कुल डेड ही हो लिया ना, तो फिर बंदा आया, मेरे को चार्जर दे गया सेकंड हैंड, मतलब सेकंड हैंड तो क्या डीलरशिप पे जो लगे रहते हैं, दे गया, मेरा वाला ले गया। 5 दिन बीत गए, कोई कॉल नहीं आई उनकी, जबकि मेरा चार्जर गया हुआ है और कंपनी का चार्जर मेरे पास है। 5 दिन बीत गए, आई, फिर मैंने कॉल करा, मेरे चार्जर का क्या हुआ? कि सर चार्जर तो ठीक है, हमने नेक्सॉन चार्ज कर दी, कर्व चार्ज कर दी, पंच चार्ज करी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप? अब बताओ मैं क्या जवाब दूंगा, आप बताओ क्या बोलूं कि भाई कर रही है। तो आप उनसे ये कहते ना कि भाई हमारी गाड़ी भी करके दिखा दे फिर इससे। तो उन्होंने बोला कि सर गाड़ी लेके आओ, एक बार चला के देखते हैं। अब 10 मिनट लगा रहे हैं तो कितना ही गर्म हो जाएगा। वो चार्जर वहां 10 मिनट चार्ज हो गई, मैं घर लेके आ गया, फिर रात में लगाई, फिर सेम दिक्कत। उसके बाद तो बिल्कुल ही डेड ही हो गया वो, मतलब उठा ही नहीं। तो उन्होंने फिर चेंज करके दे दिया मुझे, उधर से उधर डुलाया, पता नहीं क्या इनवॉइस वगैरह बनता है इसका, जॉब कार्ड वगैरह खुलता है, ये लगा लो 2-3 घंटे पूरा प्रोसीजर करवाया, 2-3 घंटे बर्बाद करे, उससे पहले ही कर लेते ज्यादा सही था। चलो खैर कोई बात नहीं, एट द एंड चार्जर नया मिल गया। अब चलता रहा। अब ये क्लोज टू होली से पहले, अच्छा होली से पहले इसके चार्जर में उस टाइम पे तो दिक्कत क्या थी, हीट करके बंद कर रहा था। अब ये उठ ही नहीं रहा था, मतलब अगर आप ऑन कर रहे हो, ट्रिप एमसीबी लगी हुई है, मैंने घर पे एमसीबी सेपरेट इसकी लगवा रखी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में लगाते हो तो मेन अगर घर में एमसीबी लगी हुई है तो वो ट्रिप मारेगी, नहीं तो चार्जर जैसे ब्लास्ट नहीं होता है उस तरीके से आवाज कर रहा था। तो वो करा, मैंने टाटा वालों को बोला, होली के बाद ही, होली से पहले दिक्कत आ गई थी, फिर गाड़ी होली पे खड़ी रही, मतलब चलाई नहीं। होली पे तो आपको पता गाड़ी सबकी चलती है, पर फिर हमने पेट्रोल वाली निकाल ली, सेकंड गाड़ी थी तो उससे काम चला लिया।
तो यही है, फिर उन्होंने चार्जर चेंज करके दे दिया, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करे, बट घुमवाते तो है ही थोड़ा सा। एक चीज बताना, इस चार्जर की जो इसके साथ में आता है 3.2 किलोवाट का, हाँ, उसकी कॉस्ट क्या है अप्रोक्स? जब पहली बार चेंज हुआ था ना 38,000 कॉस्ट थी, 38,000 से भी थोड़ी ज्यादा थी, एमआरपी बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा और अब मैंने चेंज कराया तो 30,000 थोड़ी सी वो गिर गई है एमआरपी उसकी। अच्छा 30,000। हम्म। तो मतलब 2 बार में 60,000 रुपए के तो चार्जर ही चेंज करवा लिए। हाँ, 46,000 का चार्जिंग पोर्ट, 40,000 का चार्जिंग पोर्ट, 48,000 की चार्जिंग जो केबल थी अंदर की। मतलब गाड़ी लेने के बाद 2 लाख रुपए का काम भाई मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 लाख का काम। 3-3.5 लाख। 16-17 हजार का तो इसका जो स्टीयरिंग रैक था वही था, और मेन सेंसर इसका खराब हो चुका है। जब देखो दोस्तों इतनी बात हो गई है ना, तो सौरभ से एक बात और कर लेते हैं बताओ। भाई। जब 3.5 लाख रुपए गाड़ी लेने के बाद काम हो चुका है, ठीक है, और ये सब काम वारंटी में हुआ होगा ना? वारंटी में हुआ है। वारंटी 3 साल की मिली होगी। हाँ, गाड़ी पे 3 साल की, बैटरी पे थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, हाँ। गाड़ी पे 3 साल की है। हाँ। अब क्या प्रिफर करोगे कि वारंटी को बढ़वाना चाहिए या नहीं बढ़वाना चाहिए? भाई आप चाहे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, सीएनजी ले लो, ईवी ले लो, टाटा ले रहे हो, वारंटी मस्ट है। अच्छा, अगर आपने वारंटी नहीं ली ना, तो ये लगा लो जिस दिन भी कोई इशू आ गया तो टाटा वाले ऐसे देखेंगे आपको, ऐसी वाली नजर से कि आपसे सारे पैसे छीन लिए जाएं। मैं आपको ये ऑनेस्ट बता रहा हूँ दोस्तों ये बात गांठ बांध लेना, अगर टाटा की कोई भी गाड़ी ले रहे हो, वारंटी जहां तक एक्सटेंड करवा सको वहां जहां तक टाटा दे रहा है ना भाई, वहां तक करा लो, मैं तो यही बोलूंगा। अब आप थे उस दिन, मैंने जिस दिन इस वो वारंटी वाला वो केस था बन रहा था, आप थे तो 38,500 समथिंग की वारंटी है। अगर 2 साल की आप एक्सटेंड कराते हो ईवी की, आप लगा लो। अब सोचो अगर मैं 38,000 नहीं देके बचा लेता हूँ 2 साल, और 2 साल आने वाले में कोई चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग गन खराब हो गई, उतने का ही वो उतने का ही मेरा फायदा हो जाएगा। हम्म। तो ये है थोड़ा सा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, बट हर बात आपको डिटेल में पता चल रही होगी इस ईवी के बारे में, इस क्या पर्टिकुलर ऑलमोस्ट सभी ईवीज के बारे में। ठीक है, अब अगला सवाल आ जाता है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है टाटा के साथ? मतलब अगर आप नंबर दोगे तो 10 में से कितने मैं नंबर आपको दोगे? पहला ये बता दूं, अगर इस पैसे गाड़ी पर से टाटा का लोगो हटा दो और ये गाड़ी किसी और ब्रांड की होती, हाँ, गाड़ी में उंगली रखने की जगह नहीं है कि आप कमी बता दो इसमें। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टाटा का लोगो लग जाए तो समझ जाओ गाड़ी कहीं ना कहीं अनरिलायबल रहेगी, चाहे आप किसी की भी बात कर लो। और किसी और ब्रांड का लोगो लगाने के बाद भी इशू आ गए तो ऐसे कैसे हम मतलब मान लें कि देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरे पास देखो ऑल्टो रही, हाँ, सेकंड हैंड गाड़ी थी। जैपनीज को निकाल दो, हाँ, जैपनीज को निकाल दो, कोरियंस को निकाल दो, हाँ उसके बाद भाई टाटा बात ये महिंद्रा ना, में बात देखो करो। आपको पता, मैंने आपको इनिशियल में ही बोला था कि ये गाड़ी लेने के पीछे बहुत ज्यादा रिस्क मेरा ही था, घर वाले ले भी नहीं रहते। 11 लाख के दायरे में एक तो दूसरा ऑप्शन कहीं था भी नहीं, अभी भी मार्केट में नहीं, आपको भी पता होगा कि इसके कंपटीशन की कोई गाड़ी है नहीं। तो बस मुझे इससे दिक्कत एक ही है कि सिर्फ ये टाटा के लोगों के साथ, गाड़ी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग की बात कर लो, ब्रेक्स की बात कर लो, हैंडलिंग की बात कर लो, बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो, जो मजा इसमें आता है ना भाई, मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी में आ सकता है। दोस्तों ये बात भी सुन लेना, टाटा की है लेकिन फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यूजर का। 10 में से कितने नंबर दोगे ये बता दो बस। हाँ, 10 में से कितने नंबर दोगे टाटा के लोगों के साथ या गाड़ी को? भाई अब तो देखो टाटा के लोगों के साथ ही मिलेगी गाड़ी, बिना लोगों के तो गाड़ी आपको मिल ही नहीं सकती। अब बताओ। तो मैं टाटा के लोगों के साथ 10 में से 7 नंबर दूंगा गाड़ी को। 10 में से 7 नंबर ओवरऑल एक्सपीरियंस। 3 नंबर कटे हैं एक्सपीरियंस के, हाँ, अनरिलायबल के, और टाटा जो वेट कराता है, मतलब कस्टमर जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बेकार कर देता है। तो वो 3 फैक्टर, इस वजह से मैंने 3 नंबर काट लिए। अदरवाइज गाड़ी में मुझे नहीं दिक्कत आती भाई कुछ भी। अगर टाटा की तरफ से कोई देख रहा है वीडियो तो भाई अभी कल परसों मैंने एक वीडियो डाली, टाटा की तरफ से देख रहे हैं आप, बोल रहे हो, बट कुछ होता नहीं है, नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, पर कस्टमर जरूर से अवेयर रहे हाँ, कि जो वारंटी वाली चीज है वो, और थोड़ा सा अगर ये छोटी मोटी चीजें हो ना तो टेंशन ना ले, जैसे हो जाती है ना पहली बार टाटा का जो लेता है तो भाई उसे लगता है भाई 11-12 लाख रुपए डाल दिए, तो थोड़ा सा वो है, तो उस चीज को ना ले। अदरवाइज बढ़िया है प्रोडक्ट, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो ऑलमोस्ट सभी हो चुके हैं। पॉजिटिव नेगेटिव तो हाँ, पॉजिटिव। ये बताओ ईवी रिकमेंड करोगे आप किसी को? ईवी रिकमेंड तो करूंगा, बट 2-3 चीजें होनी चाहिए पहले माइंड में क्लियर। अच्छा, पहला कि आपके पास दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप स्पेशल ये ले रहे हो, हाँ, अगर आपका बजट ज्यादा है, मान लो कि आप 10-20 लाख रुपए की ईवी ले रहे हो या जो भी ज्यादा रेंज दे रही है, तब तो हो सकता है कि आपको ना कभी दिक्कत आए। और दूसरा इसमें ये भी बोलूंगा कि जैसे अनरिलायबल वाली चीजें, मान लो कभी चार्जर खराब हो गया, आपके घर पे चार्जर नहीं है, फिर कैसे चलाओगे? तो ये भी देखना आप सिटी में जहाँ पे रह रहे हो कि चार्जर है कि नहीं है।
तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं, तब तो आप लेना। या फिर आपके पास के चलने की है, मतलब 100-50 किलोमीटर रोज चला रहे हो, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। बट आपकी बाहर भी चल रही है ना, तो तब ये 2-3 चीजें फैक्टर ध्यान रखना, तब तो आप ले सकते हो। अदरवाइज मार्केट में थोड़ा सा और वेट करो, क्या पता मारुति या Hyundai वगैरह के कुछ थोड़ी सी रिलायबल प्रोडक्ट आपको मिले कि कभी दिक्कत ना आए, तो ज्यादा सही है। जैसे मान लो गाड़ी बिल्कुल ओके है, चार्जर खराब हो गया, तो भाई गाड़ी तो बंद। आपके लोकल में अगर चार्जर नहीं तो आप कहाँ चार्ज करोगे? हाँ सही बात है। नहीं तो वो थोड़ा सा ये है, या फिर आप 1-2 चार्जर एक्स्ट्रा लेके रखो। मेरे को तो चार्जर वाले सीन पे ज्यादा इशू बनता है कि गाड़ी सही है बट चार्जर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे मेरे यहाँ पे एक चार्जर लगा था, वो भी बंद पड़ गया। थोड़ा सा मार्केट भी अपने यहाँ का इतने रीजन का देखोगे ना, तो जो बाहर जितने भी डिस्पेंसर लगे हुए हैं चार्जर वाले, वो थोड़ा सा बेकार है। तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए तो आप ले सकते हो। बट अभी तो सिटी या फिर आप देख लो प्लान आपका, आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी है तो ले लो। या फिर माइंड ऐसा रखना कि टाटा के साथ दिक्कत आएगी तो टेंशन नहीं लोगे, कुछ भी हो सकता है। और मतलब, देखो हाँ। जिसको हर रोज 100 से 150 किलोमीटर अप डाउन करना है, हाँ, उसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके ले वो। अच्छा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई एक चीज और बताओ। हाँ। बहुत से लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये महंगी पड़ती है उससे, पेट्रोल या डीजल से, मतलब किस सेंस में? चलाने के सेंस में, ठीक है। और जब आप लेते हो तब भी आपको पेट्रोल से थोड़ी ज्यादा कॉस्टिंग देनी पड़ती है। अगर इसी वेरिएंट में हम बात करें तो वैसे शायद ऑलमोस्ट ये 8-8.5 लाख में मिल जाएगी पेट्रोल ये में। उस टाइम पे 7 लाख का मिल रहा था मैं पेट्रोल में, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, इस सेम वक्त एक्सटी वेरिएंट। इस वक्त ये वेरिएंट मुझे लग रहा है 8 से 8.5 के बीच में मिलेगा आपको पेट्रोल में। हाँ, तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस टाइम की बता सकता हूँ, शायद इतने का था। इतना ही मिल जाएगा शायद, 8 से 8.5 के बीच में मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और बट ये अब भी मुझे लग रहा है कि 10 साढ़े 10 के बीच में मिलेगा। तो 10,14,000 एक शोरूम है, आज की डेट में थोड़े 10,000 रुपए घट गए हैं। हम ओवरऑल मान लेते हैं, ऑन रोड की बात करें हाँ। तो 2 लाख का सीधे सीधे डिफरेंस आता है। हाँ ठीक है। 2 लाख रुपए वो कितने दिन में आप कवर कर दोगे? भाई देखो, जिसकी गाड़ी ज्यादा चल रही है वो पेट्रोल गाड़ी तो नहीं लेगा, देखो ये तो आपको मानना पड़ेगा, वो लेगा सीएनजी। अच्छा, ये भी आपको पता हो, सीएनजी 90,000 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हाँ सीएनजी और इसमें सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए का अंतर बचा। हाँ, अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपको 1 से 1.5 लाख रुपए इस पे एक्स्ट्रा देने हैं कि नहीं देने। अगर आप देते हो तो मैं आपको पॉजिटिव बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा। हाँ ऑटोमेटिक गाड़ी, ठीक है, आवाज नहीं करती, हाँ कंफर्टेबल है, हाँ आपके पैसे बहुत बचेंगे। पैसे कैसे बचेंगे आप ये पूछ रहे थे ना, पैसे हाँ, कैसे बचेंगे? पैसे कैसे अब बचेंगे मैं आपको ये पूरा सवाल था कैलकुलेशन मेरा। बता देता हूँ। 1.5 लाख रुपए मान लो आपने एक्स्ट्रा दिए सीएनजी से। सीएनजी आज की रेट में क्या चल रही है? ऑलमोस्ट 90 के पास पहुंचने वाली है। अगर आप मथुरा जाओगे ना तो 100 रुपए भी जा रखी है। चलो मान लेते हैं 90 आप पकड़ लेते हो। टैंक है मान लो 7 किलो गैस आती है, 90 इंटू 7 जा 63 लगभग 650। आप मान लो 650 में आप टैंक फुल कराओगे। टियागो की बात करते हैं, दूसरी गाड़ी हटा दो। हाँ हाँ, टियागो आपके क्या लगता है आपको कितनी चल जाएगी? ये कंपनी एवरेज कितना दे रही है? 250 चल जाएगी मुश्किल से। 250 चल जाएगी। वो भी आप प्यार से चलाओगे तब, एसी चल रहा है। अब ये गाड़ी 170 में आपकी 210 चल रही है, कैलकुलेट कर लो। ये तो आप, क्योंकि सीएनजी हर बार आप भारी भरवाओगे, हाँ, ऐसा तो है नहीं आपके घर पे डिस्पेंसर लग जाएगा सीएनजी का और आप घर पे भर लोगे। ये गाड़ी आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो। ये तो रहा घर का केस। अगर मान लो आप बाहर चार्ज करते हो, वहां पे आप 650 रुपए दे रहे हो, 250 किलोमीटर चल रही है। अगर आप इसको बाहर मेजोरिटी केस अगर आप एक्सपेंसिव भी चार्ज करते हो, 500 रुपए से ज्यादा तो नहीं लग रहे, 250 किलोमीटर फिर भी 210 तो फिर भी चल रही है। 2.5 रुपए किलोमीटर, और वो कितना डिफरेंस आप निकाल लेना। और वो ऐसा भी नहीं आपकी ये गाड़ी हर बार बाहर ही चार्ज होगी। अच्छा, साल में आप 10 बार 20 बार चार्ज कर लोगे, पर सीएनजी आप हर बार चेंज कराओगे। चलो ये तो रहा मेन। अब ऐसा भी नहीं सीएनजी डलवाओगे पेट्रोल भी डलवाओगे आप। सही बात है। साल का कम से कम 10,000 का पेट्रोल तो लग ही जाएगा। 1,000 रुपए का हर बार तो डलवाओगे, महीने में 1,000 का तो खर्चा आएगा। सही बात है। ये तो रहा मेन फ्यूल का खर्चा। अब मान लो फ्यूल में तो आपको पता पड़ गया सस्ती कैसे पड़ रही है। अब एक और चीज बताता हूँ, सर्विस कॉस्ट। ये गाड़ी मैंने आपको बताया 57,000 किलोमीटर चल गई, आज तक ब्रेक पैड चेंज नहीं हुआ इसके। मतलब ब्रेक पैड चेंज नहीं हुआ? ब्रेक पैड नहीं चेंज हुआ है, ठीक अच्छा। है। दूसरा, आज तक इसमें इंजन ऑयल का खर्चा नहीं है। हाँ, मैं ये बात कहने वाला था अभी कि इसकी जो सर्विसिंग है ना ओवरऑल, उसमें कितना खर्चा आता है उसे भी मैं एक्सप्लेन करवाने वाला था, और ये बात आपने अपने मुंह से खुद ही बोल दी, तो अब एक्सप्लेन कर दो। 1.5 साल और 57,000 किलोमीटर चलाने में मोटा से मोटा 12 से 15,000 रुपए का सर्विस कॉस्ट मैंने दिया होगा अब तक। और आप नॉर्मल पेट्रोल डीजल सीएनजी गाड़ी की सर्विस करा लेना, एवरेज सर्विस कॉस्ट अगर मिनिमम से मिनिमम सब कुछ मिला के, इंजन ऑयल, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह मिलाते हो, 5,000 तो कहीं नहीं गई। अब इतनी गाड़ी चलाओगे तो हर 3 महीने में सर्विस करानी पड़ेगी आपको। टाटा की तो सर्विस हिस्ट्री भी थोड़ी सी वो है कि 7,500 फिर 15,000, माइनर भी कराओगे मेजर भी कराओगे, सही बात तो आपके वैसी कॉस्ट बढ़ रही है, टाटा ले रहे हो।
दूसरा कोई बंदा वैसे बोल रहा है जैसे मारुति हुंडई की गाड़ी लेके कि वो 10,000 पे सर्विस करा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम आए, बट टाटा की अगर आप स्पेशली केस करोगे तो सस्ती है। और पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं, आप बोल रहे हो जैसे मैंने भी सुना है, ऐसा नहीं है कि आप ही बता रहे हो, मैंने भी सुना है कि ईवी महंगी पड़ती है। भाई मुझे नहीं लगता कि ईवी महंगी पड़ती है। आप इसको, जैसे मैं एक चीज और बताता हूँ, लाइफ को लेके थोड़ा सा बात करते हैं कि बैटरी पैक खराब हो गया तो 5-6 लाख की, 3 लाख मैं की। आने वाला हूँ इस हाँ। टॉपिक पे, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनियां जो है, आपने अभी देखा होगा महिंद्रा ने भी जो अपनी BE6 और XEV 9e को लॉन्च किया है ना, तो बोला है लाइफ टाइम बैटरी वारंटी दे रहे हैं। MG विंडसर भी बोलते हैं कि भाई लाइफ टाइम बैटरी वारंटी दे रहे हैं। इसका क्या फंडा है भाई लाइफ टाइम बैटरी देखो मैं वारंटी का? आपको पहले तो थोड़ा सा सस्ता वाला क्लियर करता हूँ, फिर बैटरी वारंटी पे चलते हैं। अब देखो वारंटी वाले सीन थोड़ा तो मैंने उठा लिया था, बता देता हूँ। अब इस गाड़ी पे जैसे, हाँ बैटरी वाला जो सेक्शन है, अगर आप बैटरी वाले सेक्शन की बात करो, लोग कहते हैं कि 4-5 साल बैटरी खराब हो जाएगी, तो क्या होगा, 2 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे। अभी देखो, अभी हम फिलहाल अप्रैल में आने वाले हैं, 3 महीने बचे हैं, 2 साल हो जाएंगे इस गाड़ी को। जो रेंज नई थी जब दे रही थी और आज भी रेंज सेम है, मतलब सिंगल 1 किलोमीटर का फर्क नहीं है। अगर एक्सेप्ट ये जो अगर अलॉय नहीं डलवाते हो आप, अगर स्टॉक टायर पर रखोगे सेम रेंज मिलती है। और दूसरी चीज, आप लोग बोलते हैं कि बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। देखो मेरे साथ बुरा भी हुआ है टाटा के साथ, ऐसा भी नहीं है कि मैं टाटा की बड़ाई कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी है। हाँ हाँ हाँ। मेरा अंदर का गट्स फीलिंग बोलती है कि आप ये लगा लो 10 साल में भी इसकी बैटरी को ना कुछ नहीं होने वाला है। अगर टाटा 8 साल की वारंटी दे रहा है ना बैटरी पैक पे, हाँ हाँ। ये मैं अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 10 साल आप चला लेना गाड़ी को, आपको पॉइंट रखने की जगह नहीं मिलेगी बैटरी पैक से। ये मैं अपनी गारंटी से बोल रहा हूँ, इतना चलाने के बाद, इतना सोचने के बाद और इतनी वीडियोस वगैरह बनाने के बाद। ये तो बैटरी पैक से। तो जिन लोगों को मिथ है कि बहुत खर्चा होने वाला है, बैटरी लेके महंगी ले रहे हैं फिर बैटरी पैक भी लेंगे, नहीं, 10 साल तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि आपको दिक्कत आएगी। और 10 साल बाद भी अगर मान लो 10 किलोमीटर आपके गिर भी गए, 210 में से 200 चल रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू, क्योंकि पेट्रोल डीजल में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल नहीं नहीं 18 होता का है। बोल रहा है तो 10 साल बाद भी 18 का एवरेज नहीं देगी। नहीं नहीं नहीं। अगर आपने रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कराई, उसमें डीएफ का चौक होना, पता नहीं कितने, आपको पता है सारी चीजें, मुझे तो पता है। बहुत सारा उसमें भी टेंशन वगैरह रहता है। तो मुझे इससे कोई वो नहीं है। और जो आप बोल रहे थे लाइफ टाइम वारंटी वाली, तो वो मुझे जस्टिफाई नहीं लगता है। अब आप पूछोगे कैसे नहीं लगता है, BYD अपने ब्रांड सुना है, बैटरी बिल्कुल पैक सुना में है। बहुत ज्यादा जो है मतलब वो, टेस्ला में भी आपको BYD की हाँ, बैटरी मिलेगी। इससे ज्यादा क्या बोलूं कि टेस्ला में भी BYD की बैटरी है दोस्तों। तो इनसे ऊपर तो कुछ नहीं है। हम्म। वो भी ब्रांड अपनी बैटरी पैक पे लाइफ टाइम वारंटी पैक नहीं देते, मतलब बैटरी वारंटी नहीं देते, कहने का मतलब। वो भी 1,60,000 8 साल जो टाटा दे रहा है, अच्छा। Hyundai दे रहा है, और बाकी अदर प्लेयर्स दे रहे हैं। बट कुछ ऐसे प्लेयर्स आए हैं अभी, जैसे MG, आपने विंसर का नाम लिया सुना, था, हाँ विंसर का दूसरे लिया। इंडियन ब्रांड है महिंद्रा महिंद्रा। BE6 के साथ, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लाइफ टाइम वारंटी देंगे। पहला केस, उसमें अगर आप टेक्निकल पढ़ोगे ना, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ऑडियंस को, थोड़ा सा पता चल जाएगा। अगर उन दोनों गाड़ियों में से अगर आप वो गाड़ी सेकंड ओनर को देखोगे तो सिर्फ 2 साल और 2 लाख। 2 लाख किलोमीटर और 10 साल जो है लिमिटेड रहेगी। शायद मैं थोड़ा सा आपने क्लियर कर दिया तो ये। और अगर आप पहले कस्टमर हो तो लाइफ टाइम वारंटी पता है कैसे है, मैंने, आप ये लगा लो, जब ये ईवी मतलब, अच्छा जब ये BE6 जब लॉन्च हुई थी ना, मैं टेस्ट ड्राइव वगैरह करने गया था, तो उनके जो बंदे रहते हैं उनसे पूछा मैंने कि भाई लाइफ टाइम वारंटी कैसे है। मान लो वो 500 किलोमीटर चल रही है, 10 साल बाद मान लो वो 300 पे आ गई, फिर क्या बैटरी पैक पे मुझे वारंटी मिलेगी? तो भाई ये उन्हें भी क्लियर नहीं पता है। और मैं बोल रहा हूँ कि जब ऐसा केस होगा ना, पहली बात तो 2-4 किलोमीटर का होगा, पहली बात तो नौबत आएगी नहीं, आएगी नहीं। और आ भी गई तो बैटरी पैक रिप्लेस कभी भी नहीं होगा। चाहे आप टाटा की बात कर लो, चाहे आप BMW की बात कर लो, चाहे आप रोल्स रॉयस की बात कर लो, बैटरी पैक कभी रिप्लेस नहीं होगा। बैटरी के सेल रिप्लेस होंगे, एक खराब हो गया, 2 खराब हो गया, बस कंपनी रिप्लेसमेंट करके दे देगी बाकी वापसी। तो मतलब सेल का रिप्लेसमेंट हो जाएगा हाँ, आपका। बैटरी पैक का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, ये कंफ्यूजन आया था और ये कमेंट भी आया था मेरे पास कि भाई बैटरी पे जो चाहे लाइफ टाइम एक और वारंटी। चीज, हाँ। चाहे आप अपने पैसों, जैसे मान लो आपको कम लग रही है रेंज, मान लो मैंने बोला 10 किलोमीटर मेरी गाड़ी में, हो सकता है आपने ज्यादा तक चला दी, आपने ज्यादा बार फास्ट चार्ज कर दी, या मतलब कुछ भी एक्सेप्शनल केस लगा लो, आपकी गाड़ी कहीं ऐसी जगह पे चल रही है जहाँ पे ठंड ज्यादा है या गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस से भी थोड़ा बहुत फर्क आता है, आप अपने पैसों से भी कराओगे ना, तो बैटरी पैक चेंज नहीं होगा, सेल चेंज होंगे। तो ये क्लियर है दोस्तों। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जो लाइफ टाइम बैटरी वाला मिथ है ना,
कि भाई लाइफ टाइम बैटरी हाँ, मान लो वारंटी मिल सोचो रही आप है। 5 हाँ। लाख किलोमीटर चलाने के बाद फिर बोलो कि भाई मैं तो बैटरी नहीं चेंज नहीं, करा लेता हूँ, ब्रांड ऐसा नहीं करेगा। बैटरी कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर कुछ इशू आता भी है तो सिर्फ सेल चेंज होते हैं। हर बैटरी के अंदर सेल सिस्टम होता है, हाँ। बहुत सारे सेलों मैं को एक और जोड़ चीज बताता हूँ, के एक बैटरी बनाई जाती इसमें है। तो वो पतले वाले सेल है, आपने बता सिलेंड्रिकल सेल है हाँ, इसमें, और जो महिंद्रा और कुछ बीवाईडी की कंपनी है वो वो प्रिज्मेटिक सेल दे रहे हैं। प्रिज्मेटिक सेल दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, वो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप में होते हैं, या अगर हम मैथ में या कहें तो मैथमेटिक्स में बात करें तो क्यूब या कबॉर्ड फॉर्मेट में हाँ, होते हैं वो। बस वो है। तो उसकी वजह से क्या है, जो सिलेंड्रिकल के आसपास जो जगह बच जाती है ना सेल को रखने के लिए, वो हाँ, जगह नहीं बचती, वो पूरी प्रॉपर टाइटली पैक हो जाता है तो बैटरी पैक बढ़ टाइटली जाता है। पैक आते हैं। तो उसमें क्या है, छोटे साइज में ही आपको ज्यादा पावर और रेंज आपको ऑफर कर देती हैं गाड़ियां। तो मैंने आपका क्लियर कर दिया, आप तो आपका कोई सवाल नहीं है। भाई देखो, महंगी मेरे नहीं हिसाब पड़ती से है, तो ये भी कोई सवाल, सस्ती ही पड़ती है। सस्ती पड़ती है और ये भी, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। अगर आप देख के कर रहे हो ना, उनसे एक बार पूछ लेना कैसे महंगी पड़ती है, फिर हम भी देखें भाई कैसे महंगी पड़ती है। या कोई ऐसा जवाब हो भाई आपको लगता है कि ईवी महंगी पड़ती है, आपके पास कोई ऐसा। नहीं नहीं, ये तो मैं बस ये है कि भाई खरीदते टाइम आपको थोड़ा सा बोझ ज्यादा पड़ेगा पॉकेट पे, आपके पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहेगी, थोड़ी सी आपको एक्सपेंस जाएगी। लेकिन जब देखो, आप 1-2 साल चला लोगे ना, और जैसा सौरभ ने चलाई है 60,000 किलोमीटर 1.5 साल के अंदर, बहुत बड़ी बात होती है। अब आप लगा लो पेट्रोल पे ही अगर खर्चा किया होता तो कितना हो गया होता। एवरेज आप सस्ती गाड़ी लगो 5 रुपए किलोमीटर, हाँ हाँ, 5 6 35 3,50,000 तो यही हो गए मेरे। सही है यार। और सोचो सर्विस कॉस्ट, पीयूसी, इसमें कभी भी पीयूसी का कोई चक्कर नहीं होता, ग्रीन टैक्स में कभी देता नहीं। अब देखो दोस्तों, एक चीज और मैं बता देता हूँ। एक सवाल और आया था, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि भाई 10 लाख तक की रेंज तक कौन सी ईवी बेस्ट है, 10 से लेके 15 तक की रेंज तक कौन सी बेस्ट है, और 15 से 20 और 20 से ऊपर आपको कौन सी ईवी इस वक्त जो है अच्छी चल रही है मार्केट में, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सौरभ बस एक बार ये बता दो, 10 लाख तक की रेंज में आपको 2-3 गाड़ियां मिलती हैं, 2-3 क्या 2 ही मिलती हैं। एक तो एमजी की कॉमेट मिलती है और एक टियागो मिल जाती है आपको 10 लाख तक की। देखो भाई, अगर बात करूं तो रेंज आप बोल रहे हो तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल करता हूं, बट आपने कॉमेट इसके साथ गलत कंपेयर कर दी। मैं कॉमेट को इसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अंडर 10 लाख कंपेयर कर रहा हूं। अंडर 10 लाख देख सकते हो, पता नहीं भाई कॉमेट कौन ही लेगा 10 लाख में। मुझे तो उस पे कभी रिलायबल मतलब वाला फैक्टर होता नहीं, क्योंकि वो 2 दरवाजे, छोटी गाड़ी, 5 बंदे फिट नहीं आते, बूट स्पेस है नहीं, पावर इससे कम, और थोड़ा सा मुझे उसका लुक्स भी थोड़ा सा नहीं पसंद आता। देखो दोस्तों, अब मैं बताऊं क्लियरली बात क्या है। हाँ। अगर आप सिटी के हिसाब से गाड़ी ले रहे हो और टियागो को ले रहे हो, तो आप सिटी और इससे आउट मतलब बाहर भी जा सकते हो, मतलब इससे लंबी ट्रिप भी लगा सकते हो। 4 दरवाजे हैं, अच्छे से कंफर्टेबल बैठ जाओगे, स्पेस आपको ज्यादा मिलेगा और प्रॉपर कार का साइज मिल जाएगा, मतलब प्रॉपर हैचबैक का साइज मिल जाएगा। और अगर आप कॉमेट की तरफ जाते हो तो वहां डेफिनेटली 2 डोर मिलते हैं। सबसे पहले तो इश्यू है कि भाई सामान कहाँ रखेंगे, और बैठ गए तो पूछो मत भाई कि कितना बाहर चार्ज कहाँ करेंगे, बाहर कहाँ चार्ज करेंगे। उसमें एक इशू और है, उसमें कुछ वेरिएंट्स में जो है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन ही नहीं है। इनफैक्ट आपको एक और चीज बताता हूँ, उसमें फास्ट चार्जिंग वाले जो वेरिएंट है ना, वो भी सिर्फ 7.2 सपोर्ट करते हैं। अब ये लो, अगर जो फास्ट चार्जिंग वाले वेरिएंट है वो सिर्फ 7.2, मतलब कम से कम आपके 3 से 4 घंटे तो अगर मैं चार्जिंग में एक चीज बता दूं, जब चार्जिंग की बात आई, ये गाड़ी 1 घंटे में आपकी ये लगा लो 150 किलोमीटर की रेंज दे देती है आपको। अच्छा, और वो गाड़ी 3 घंटे में आपको 150 किलोमीटर की रेंज नहीं देगी। बस मैंने बता दिया कि 10 लाख के अंदर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 10 से 15 की रेंज में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 गाड़ियां हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास पंच आ जाती है, कहीं ना कहीं सुनने को आता है, लेकिन पंच को थोड़ा सा मैं एक्सपेंसिव मानता हूं भाई। एक आती है भाई, एमजी ने अभी हाल ही में लॉन्च करी है, विंसर। ठीक है, अब इन दोनों गाड़ियों के बारे में बताओ थोड़ा सा। इन दोनों वाले गाड़ियों में अगर आपको देखो सिटी में चलानी है, देखो जहां पे पैसे वाली बात आएगी तो विंसर। अच्छा, बट जहां पे प्रैक्टिकल वाली बात आएगी वहां पे मैं चूज करूंगा पंच। अब आप पूछो क्यों? छोटी है वो, टाटा के सर्विस सेंटर ज्यादा है, और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत आएगी टाटा वाले फिर भी सुन लेंगे। एमजी वाले के मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है मेरे नजर में, बाकी आप ज्यादा क्लियर बता सकते हो। तो ये इसीलिए है कि देखो विंसर बढ़िया गाड़ी है, दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ है, ZS EV वगैरह भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया फीचर, सेम प्राइस में, लाइफ टाइम वारंटी वगैरह। बट कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि जैसे टाटा है, नाम सुना हुआ सा लग रहा है, एमजी बाहर से आई है, तो थोड़ा सा रिलायबल वाला फैक्टर है। अदरवाइज मैं तो यही, चाइनीज वाला फैक्टर तो नहीं लग रहा? चाइनीज वाला भी है थोड़ा सा, और वो अजीब सी दिखती है, मैं पर्सनल नहीं चूज करूंगा। देखो हाँ, ये वाली चीज है, बाकी ऑडियंस चलो खैर आपने सुन लिया होगा
इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, इससे ऊपर वाली रेंज पे बढ़ते हैं। 15 से 20 की रेंज में दो गाड़ियां हमें बहुत अच्छी मिलती हैं भाई, महिंद्रा की तरफ से 400 और दूसरी टाटा की नेक्सॉन। अब इन दोनों में थोड़ा सा एनी बता दो। टाइम टाटा नेक्सॉन, हमेशा टाटा नेक्सॉन, एनी टाइम। कोई एक रीजन? एक रीजन से आप एक रीजन में 50 रीजन बता दूंगा। चलो 2-3 बता दो। रेंज, अच्छा, मतलब महिंद्रा से ज्यादा? महिंद्रा से ज्यादा। ठीक है। प्राइस सेम। ठीक है। चार्जिंग स्पीड ज्यादा महिंद्रा से, 60 किलोवाट। स्पेस ज्यादा, पार्सल ट्रे, म्यूजिक सिस्टम ज्यादा, और इनफैक्ट कैमरा, जो कैमरा क्वालिटी है वो भी ज्यादा, और बहुत सारे फीचर्स, स्क्रीन साइज, मल्टीपल चीजें, मतलब एंड ऑफ कन्वर्सेशन है, ये लगा लो आप। उन दोनों में तो कंपैरिजन आप करो ही मत, क्योंकि हमेशा एनी टाइम नेक्सॉन इज बेस्ट ऑप्शन आपके पास। अब एक चीज और आती है दोस्तों, अभी हाल ही में पिछले 6 या 7 महीने की अगर बात करें तो दो गाड़ियां मार्केट में आई थी। टाटा की कर्व आई थी, और देखो महिंद्रा ने हाल ही में डिलीवरी देना शुरू कर दिया BE6 की और XEV 9e की। अब इन तीनों गाड़ियों में फिर से बता दो कि किस पे हाथ रखना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिकल है? आपने प्राइस ब्रैकेट कितना बताया? प्राइस ब्रैकेट 20 से लेके 25 की रेंज में बताया है, लेकिन वो ऑलमोस्ट 30 तक जाती है, तो हम हाँ। प्राइस को खींच के 30 तक ले जाते हैं। 20 से 30 रख लो आप। हाँ, 20 से 30 रख लेते हैं। बट एक गाड़ी और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ भाई, अभी क्रेटा आई है ईवी में, वो भी ऐड है, और साथ में अभी आपकी जो है मारुति ई विटारा वो लाने वाली है। 4-5 गाड़ी आ जाती है। 5 गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट। हाँ, 5 गाड़ियां हैं। हाँ। 5 गाड़ियों में से अगर आप देखो 20 से 22, मैं थोड़ा सा तोड़ के बता देता हूँ, 2-2 लाख के अंदर अगर आप 20 से 22 लाख देखोगे, तो मैं बोलूंगा अगर आप कूपे डिजाइन अगर आपको पसंद आता है तो कर्व चूज कर सकते हो। हाँ। नहीं तो अगर आपको प्रॉपर एसयूवी वाला फील चाहिए, रेंज ज्यादा चाहिए, और रिलायबिलिटी ऐसी हो कि भाई मैं जिस दिन सेल्फ मार दूं गाड़ी चल जाए, मारुति एनी टाइम ई विटारा। अच्छा। रेंज आपको ज्यादा देगी कर्व से, सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है मारुति का। मारुति ने तो ये भी बोला है उनके हर नेक्सा डीलरशिप पर चार्जर मिलेंगे आपको, और हमेशा वर्किंग मिलेंगे। अच्छा। तो ये 3-4 पॉइंट तो यहीं क्लियर हो जाते हैं। जो बंदों को चार्जिंग वाली दिक्कत है कभी नहीं आएगी, सर्विस सेंटर बार बार नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं अपना जैपनीज प्रॉपर जैपनीज मिलेगा वहां पे। लेकिन इससे एक फायदा तो है ना। हाँ। अब वो नेक्सा शोरूम पे भले ही चार्जर लगा दिया मारुति ने, हाँ। क्या वो टाटा की गाड़ी चार्ज करने से मना कर देगा, या महिंद्रा की गाड़ी चार्ज करने से बट मना कर देगा? उनके लिए तो एडिशनल बेनिफिट हो गया ना। एडिशनल बेनिफिट है, बट ये देखो ना, सेम प्राइस में रेंज भी तो ज्यादा मिल रही है, और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। ये बात है थोड़ी। अगर आपको ये 2-3 चीजें आप देख लेना, अगर आपको मारुति विटारा ज्यादा लुक्स में सही लग रही है, चूज कर सकते हो, क्योंकि रेंज ज्यादा है, कम प्राइस में, बैटरी पैक छोटा है, चार्जिंग कॉस्ट भी कम आएगी सेम उसमें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्रेटा के बारे में बता दो पहले, उसके बाद आएगा B6 का नंबर। मैं क्रेटा को तो इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा कि आप क्रेटा चूज करो। आपके पास एनी टाइम कर्व और ई विटारा बेटर ऑप्शन है। क्रेटा एक्सपेंसिव है, क्रेटा पे 24 लाख टॉप वेरिएंट पे डालना वर्थलेस है, मतलब बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है ये चीज। मतलब वो गाड़ी ये लगा लो ना, तो प्रॉपर बोर्न ऑन ईवी है, 5 साल की R&D के बाद बैटरी पैक नीचे से लटकता है, और ये भी नहीं पूरा बड़ा बैटरी पैक डाला हो, बैटरी पैक भी छोटा, 400 की प्रैक्टिकल रेंज बोल रहे हैं, वो भी 80 से 90 की स्पीड से, तो वो कहीं भी नहीं लाया करती है मेरी नजर में। एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, ईवी कार्स में हमेशा ऐसा होता है, जितनी भी रेंज कंपनी बोलती है उसमें आप 80 से 100 किलोमीटर की रेंज गिरा के ही चलना। पता है ये भी किसमें, अगर आप ये एक थोड़ा सा टेक्निकल बता देता हूँ, अगर आप ये सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट देखोगे ना, कि जिनमें प्रिज्मेटिक सेल है उनमें बहुत कम है। जैसे अगर आप वो देखोगे विंसर ईवी, जितने हमने रूमर्स वगैरह सुने या जितने भी बायर्स हैं उनसे देखे हैं, और जो मेरे कभी मिल जाते हैं ना, जैसे चार्जिंग करते टाइम कभी भी कोई भी मिल सकता है, तो वहां पे मिले तो लोग बताते हैं 300 चल जाती है वो, 280 मिनिमम, 330 कंपनी क्लेम कर रही है, और यहाँ पे 315 बोलती है और 215 चल रही है, तो ये लगा लो 100 किलोमीटर वहां पे कितना कम, तो थोड़ा सा ये है हल्का सा, तो बाकी तो ठीक है। सही है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा कम होता है, ऐसा नहीं कि कम नहीं होता है। अब दोस्तों 20 से 30 वाले ब्रैकेट में दो गाड़ियां और बची हैं भाई, महिंद्रा ने अभी हाल ही में लॉन्च की है, उनके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद वीडियो को बस समाप्ति की ओर ले चलना है भाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई है आज की। देखो जिस ब्रैकेट में वो दोनों गाड़ियां आ रही हैं, अल्टरनेटिव्स है ही नहीं आपके पास, बट एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर आप लेने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि महिंद्रा में स्क्रीन वाला इशू, अच्छा, और ठुक गई तो क्या वो दोबारा ऐसी बन जाएगी क्या? नहीं, दो ही चीज बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप 20 से 30 लाख रुपए एक इंडियन ब्रांड पे डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डालोगे, बट ये दो चीजें जरूर से देख लेना। अगर वो ठुक गई तो उसको क्या होगा, दूसरा स्क्रीन इतनी बड़ी बड़ी लगा दी है, वो कितने दिन सही चल जाएंगी, गाड़ी चलेगी कोई दिक्कत नहीं, रेंज मिलेगी बहुत बढ़िया, चार्जिंग स्पीड बहुत बढ़िया, बट ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि अगर मान लो 1 लाख रुपए की आपकी स्क्रीन खराब हो रही है,
और गाड़ी खड़ी रह रही है, या गाड़ी लग गई, आपने डिजाइन देखे हैं कितने हाँ, स्ट्रॉन्ग वो डिजाइन है, देखे कितने सेंसर है, हाँ हाँ एक जगह से भी लग गई। महिंद्रा मुझे लगता है कि बना नहीं पाएगा, चाहे अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, भाई इस पे कोई वो नहीं है। तो मैं तो नहीं डालूंगा इतने पैसे, देखो 30-40 लाख। बस समझ जाओ दोस्तों। और आखिर में चलते चलते एक बहुत अच्छी सी कार आने वाली है, एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी ईवी के अंदर। हाँ। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अब तक उसके टीजर वगैरह आ चुके हैं, उसकी टेस्टिंग वगैरह आ चुकी है, उसके बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं टाटा की हैरियर ईवी के बारे में। हैरियर ईवी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये जो 20-30 वाला ब्रैकेट आपने बोला था ना कि स्पेशली इन दोनों का कंपटीशन, हैरियर ईवी इज द बेटर ऑप्शन अगर आप इन दोनों को देख रहे हो। अब आप पूछोगे कैसे, आप एक तो पहले वो पूरी कार जैसी दिखती है क्रेटा कार जैसी नहीं दिखती? क्रेटा कार जैसी दिखती है, बट वो 5 साल की R&D उसमें दिखती कहाँ है। मतलब वो स्पेशली मैं जब उसकी लॉन्चिंग थी ना गया था, अच्छा। बैटरी पैक इतना नीचे लटक रहा है, अनइवन फ्ली, वो अंदर से तो बहुत प्यारी है, कहीं भी गैप नहीं है, फुली लेदर, फैमिली कार, एकदम कोरियन टेस्ट है, कोरियन टेस्ट है बिल्कुल। आपको अंदर ऐसा लगेगा कि भाई मैं कहाँ आ गया अंदर, टाटा में आओगे ऐसा लगेगा कि भाई ये तो नॉर्मल सी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको मत इंक्लूड करो आप क्रेटा वेरेटा को उसके सेगमेंट में। तो हैरियर बहुत अलग ऑप्शन है। और जितना सुनने में आ रहा है 328 bhp जहां खत्म हो रही है वो गाड़ियां 30-30 लाख की, वहां से वो स्टार्ट हो रही है। 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 600 कंपनी रेंज बोल रही है कि देगी। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा जो कि पहली गाड़ी बनेगी, पहली गाड़ी इंडिया की। तो ये ऐसे की फैक्टर है जो कि मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे पास कभी ऐसा पैसा हुआ इतना ईवी में डालने के लिए, अगर आप पूछोगे कि ईवी कौन सी लेनी है, तो अगर कम बजट है नेक्सॉन, ज्यादा बजट है तो हैरियर। अब आप बोलोगे टाटा की इतनी बुराई करने के बाद टाटा क्यों भाई, अब क्या बता, मतलब ऑप्शन नहीं है ना। ये सारा फैक्टर जो है अपने रतन टाटा जी से जुड़ा हुआ है। भाई टाटा की वो बुराई भी है, कर लेंगे, और पता पर है उस इंसान की बुराई कभी कोई नहीं कर सकता। हाँ, बुराई भी नहीं कर सकता। और जो ये गाड़ी दे रही है ना, मैंने आपको बताया मेरे पास जापानीज गाड़ियां थी इससे पहले, ऑल्टो, ग्लेंजा, i20 भी चला के देखी मैंने, किया की सेल्टोस भी चलाई है मैंने, और भी महिंद्रा की। मतलब जो ये गाड़ी चलती है ना, सस्पेंशन सेटअप, मैंने जब ये पहली बार देखी तो मैं भी हैरान हो गया। इस गाड़ी में आप वेट डाल लो, पीछे 5 बंदे भर लो और उनका लगेज डाल लो, धच्चों में से कुदाओगे ना, आपको ऐसा कभी ये नहीं देगी कि नीचे से लग रही है कि टूटेगा कुछ। और इतना ऐसा मजबूती वाला फैक्टर ना, टाटा का लोहा वाला हाँ, फैक्टर जो है ना, बोलता है गाड़ी टाटा की गाड़ियों के अंदर दिखाई देता है। इसीलिए थोड़ी सी रस्टिंग वगैरह के इशू जल्दी आते हैं टाटा की गाड़ियों पे। ये मैं बताना वो थोड़ा सा रह गया था तो आपने कवर कर दिया, तो ये थोड़ा सा इसीलिए थोड़े से रस्टिंग वगैरह के इश्यूज जो है ना वो आ जाते हैं। बाकी मुझे लगता है टाटा को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए, बाकी मेरी तरफ से तो यही है। देखो मैं टाटा को अगर थोड़ा सा, वैसे तो मैं कौन ही होता हूँ सजेस्ट करने वाला, बट अगर करना भी चाहूँ तो इसकी फिट एंड फिनिश को डेफिनेटली थोड़ा सा, और साथ में इसका जो सर्विस सेंटर है, स्टाफ है, हाँ। उनका थोड़ा सा बिहेवियर और जो सर्विस की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्ट लाइन तो ठीक है, प्रोडक्ट लाइन बाकी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो अब से 10 साल पहले टाटा कहाँ थी और अब से 10 साल बाद अब टाटा कहाँ है। एविनिया दोस्तों इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल की जो गाड़ी है वो लॉन्च करने पे आ रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या ही बात करें टाटा के बारे में। तो देखो आज की इस वीडियो में सौरभ आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बुलाया दोबारा से। नहीं कोई मौका बात नहीं दिया आपने। बट एक एक चीज को और एक एक पॉइंट को जो क्लियर किया है ना, वो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं जो ये वीडियो पूरी देख लेगा ना उसके समझ में आ गया होगा। हाँ। ईवी कार के बारे में समझ में आ गया होगा, और डेफिनेटली उसमें भी अगर टाटा टियागो की बात करें तो उसके बारे में तो A to Z पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अब भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो देखो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, लिख देना उसमें सवाल, डेफिनेटली आपको जवाब जरूर से मिलेगा, वीडियो के थ्रू भी मिलेगा और रिटन फॉर्मेट में भी मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।